अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का लेक्चर नंबर 9 है। उसमें जो हेड ऑफ़ इनकम हम जो है ना वो सैलरी को जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सर मैंने पहले बताया था, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो मैंने ओवरव्यू दिया था, तो इसमें क्या हेड्स ऑफ इनकम के टोटल कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो इसमें से हम जो है ना वो सैलरी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ इस वीडियो में करेंगे सैलरी को, और जो रह जाएगा फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कहते हैं सैलरी को ये डिफाइन करता है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर कौन सा है, 12 क्या है, इस सैलरी के साथ जो ना वो डील करता है। ये सारे सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो आपको ओवरव्यू दिया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक हो गया, आप पहले वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे। अच्छा सैलरी, इसने यहाँ पर सैलरी जो सेक्शन नंबर 12 है उसने यहाँ पर इसने सैलरी को क्या किया, डिफाइंड किया है। वो कहता है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट। देखिए, आप क्या करते हैं, कोई मुलाजमत करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर क्या करते हैं आप एज ए एम्प्लॉय जाना, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो अमाउंट जो है ना वो रिसीव करेंगे एम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है, तो वो का वो क्या कहलाएगी, वो आपको सैलरी जो है ना वो कहलाएगी। ठीक है, सेल टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक, ठीक है, कि सेक्शन 12 के मुताबिक। ठीक हो गया। अच्छा, फिर डियर स्टूडेंट वो आगे यहाँ पर कहता है, अच्छा वहाँ पर वो कहते हैं जो एमसीक्यूज क्लास है, जो ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, other than exempted from tax will be charged to tax. Any salary received by an employee other than exempted from tax, अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कौन सी टैक्स है, अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, ये वाला अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, ये विल बी चार्ज्ड टू टैक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे पहले बताया था कि जो पूरे एक स्लैब जो है ना वो बने हुए हैं ना, वो आपको पता है कि स्लैब्स बने हुए हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये देखो, ये मैंने एक टेबल निकाली, बिल्कुल ये लेटेस्ट डेटा है। ठीक है ना, ये टैक्स ईयर 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। ये क्या किया कि एक सैलरीड पर्सन है, इसकी अगर कितनी आपकी इनकम है तो उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट लगना है। ठीक है, ये सारे स्लैब्स है, 6 लाख से लेकर जो है ना वो 12 लाख तक, ये सारी को टैक्स स्लैब्स कहते हैं। ठीक है, तो हर स्लैब के लिए जो है ना एक मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो टैक्स रेट है। ठीक है ना, ये मैं फेसबुक पेज पे जो है ना वो डाल दूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट जो है ना वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, पहले इसको देखो, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख या 6 लाख से कम हो, इसके ऊपर क्या होता है, कोई टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लेना। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर आपकी इनकम, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, यानी आपके अगर आपकी इनकम आपकी सैलरी जो है ना वो आपकी सैलरी 6 लाख है या 6 लाख से कम है, तो आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं पे करना पड़ता है, यहाँ पर 0% है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को समझाना चाहता हूँ, तो क्या मतलब है, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स विल बी चार्ज टू टैक्स। अब मैं सब सपोज करता हूँ कि आपके ऊपर जो है ना वो 10 लाख की इनकम है, और सॉरी आपकी 10 लाख की सैलरी है। ठीक हो गया, अब ये 10 लाख की क्या है, ये 6 लाख से ज़्यादा है। देखो 6 लाख से जो है ना वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है, और 6 लाख से जो आपका अगर अगर देखो अच्छा वो कहते हैं कि 6 लाख तक जो है ना वो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना। ठीक है ना, लिहाजा हम क्या करेंगे, ये 6 लाख जो है ना इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और पीछे कितना रह जाएगा, वो 4 लाख रुपया रह जाएगा। अब आपका जो इनकम टैक्स लगेगा ना वो इस अमाउंट के ऊपर जो है ना डे स्टूडेंट्स वो लगेगा। ठीक है, इनके ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पर वो कहता है, चूंकि मैंने यहाँ पर जो है ना वो क्लियरली डे स्टूडेंट वो कहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड, अगर आपकी 6 लाख या 6 लाख से कम तक इनकम है, इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना। लिहाजा ये आपकी जो 10 लाख की सैलरी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने की, इसका इस पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। अब मैंने कहा कि आपके पास 6 लाख या 6 लाख से कम इनकम है, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना। लिहाजा 10 लाख में से क्या करेंगे, 6 लाख माइनस करेंगे, इसके बाद जो 4 लाख रुपए रह जाएगा इसके ऊपर आपको क्या होगा, इनकम टैक्स लगेगा। ठीक है, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय अदर देन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। अब ये एग्जेम्प्टेड कौन सा है, मैंने कहा है कि 6 लाख या 6 लाख से कम तक अगर आपकी जो है ना वो इनकम, इसके ऊपर
जो इनकम टैक्स है वो ज़ीरो रेट है, मतलब कोई टैक्स इनकम टैक्स इम्पोज नहीं होना। लिहाजा 10 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे जिनके ऊपर जो है टैक्स नहीं लगेगा 6 लाख तक की लिमिट तक, और फिर लाके 6 लाख या 4 लाख के ऊपर जो है वो लगेगा। अब इस तरह भी हो सकता है ना, आपकी जो है ना एक सैलरी जो है ना, वैसे मैं कह सकता हूँ, वैसे मैं एग्जाम्पल, आप जो जजों की जो जज होते हैं इसकी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है, जो आपकी जुडिशरी होती है ना, आपकी है ना वो सैलरी क्या है 20 लाख रुपए, ठीक है। अभी 20 लाख के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लेगा, नो नो, वो कहते हैं कि 6 लाख पहले इसको एग्जाम्प्ट करो, अदर देन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो इसमें से क्या होगा, 6 लाख जो है ना वो क्या करेंगे, वो एग्जाम्प्ट करेंगे, वो निकालेंगे, ठीक हो गया। और पीछे जो है ना वो क्या रहेगा, जो 14 लाख रुपए जो है ना वो लगेगा ना, अब इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स वो लगेगा, ठीक है। 6 लाख को हम क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियरली जो है ना वो कहा है कि वेयर टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख रुपया हो या 6 लाख से कम हो, कहने का मतलब ये है इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना। तो पहले 20 लाख में से क्या करेंगे, अगर आपकी सैलरी है उसमें से 6 लाख जो एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स से वो निकालेंगे, और पीछे जो अमाउंट रह जाएगी इसके ऊपर क्या करेगा, इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। इसका कहने का सारा फिलॉसफी जो मैंने समझाई वो ये मतलब है, ठीक हो गया। ये पॉइंट भी मैंने एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है, ठीक हो गया। अब ये आपने जहन में रखना भी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर वो कहता है जो सेक्शन 12 है सैलरी का ये वाला, ठीक है, ये आगे मजीद चीज़ें वो कहते हैं कि सैलरी, वो कहते हैं कि सैलरी में क्या 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 चीज़ें जो ना वो इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। तो सारे जो पॉइंट्स ये मैं बता रहा हूँ 1 2 3 मैं जो नंबरिंग दे रहा हूँ वो सारे क्या होगा, सैलरी में इंक्लूड जो ना वो की जाएगी, ठीक हो गया। हाँ, इसमें क्या है, वेजेस है या पे है। अब वेजेस इस तरह होते हैं ना कि आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं पर हावर के हिसाब से हम आपको जो है ना, अगर आप काम करेंगे हम आपको देंगे पर हावर के हिसाब से, ठीक है ना, या जो है ना आपको पर हावर से के हिसाब से जो दिए जाते हैं पैसे, या पर डे के हिसाब से जो है ना आपको जो है ना वो पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो वेजेस होते हैं, ठीक है। और पे क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपको मंथली बेस पे जो है ना वो 50,000 रुपये जो है ना वो दिए जाएंगे, ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट अमाउंट होती है, ठीक है। 50,000 रुपया मंथली बेस पे दिए जाएंगे, ठीक है ना, या 1 लाख रुपया दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो पे होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें क्या होगी, वेजेस, ये ब्लड हो जाता है डिस्टेंस, वेजेस और पे दोनों क्या होगी, वो सैलरी में इंक्लूड होगी। ये आपने याद रखना कि क्या सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये सारे मैं 1 2 3 की फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो कहते हैं इसमें अदर रिम्यूनरेशन, इसमें रिम्यूनरेशन भी इंक्लूड होगी। अब वो कहते हैं रिम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो यहाँ पर वो ये बताता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ से जो ना वो उठाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो कहते हैं रिम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड, और रिम्यूनरेशन क्या है, वो सैलरी का पार्ट है। ये सारे में क्या बता, ये सारी चीज़ें सैलरी का पार्ट है, मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, सैलरी इंक्लूड्स, ठीक है। अब वो कहते हैं रिम्यूनरेशन में क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, लीव पे, ठीक है। अब देखिए लीव पे क्या होता है, एक होता है पेमेंट इन लीव, पेमेंट LIEU, पेमेंट इन लीव ऑफ लीव। पहले मैं इसको समझाता हूँ, पेमेंट लीव पे क्या होता है। अब देखिए वो कहते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कहते हैं कि आपको हम जो है ना वो आप जो है अगर छुट्टी पे जाते हैं इसके बावजूद हम आपको पेमेंट करेंगे, आपको सैलरी हम पे करेंगे। तो वो कहते हैं वो लीव पे होती है, ठीक है। आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं या कोई सरकारी महकमे में जॉब करते हैं, आप कोई छुट्टी पे जाते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको तनख्वाह दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको लीव पे कहते हैं। अब वो कहते हैं पेमेंट इन लीव ऑफ पे का क्या मतलब है। अब देखिए मैं एक कंपनी है वहां पर काम करते हैं, कंपनी का कहती है कि आपको जो है ना सालाना बेस पे जो है ना आप एक मंथ क्या कर सकते हैं, आपको छुट्टी की इजाज़त है सालाना बेस में। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। कंपनी कहती है कि आपको सालाना जो है ना वो साल में जो है ना एक मंथ की आपको छुट्टियां हैं, यानी 30 दिन की आपको छुट्टियां मिलेगी। अब कंपनी को जो है ना वो आपकी ज़रूरत है, कंपनी कहती है कि आप इस तरह करो, आप जो है ना वो एक मंथ की छुट्टी ना करो, इसके बदले में हम क्या करेंगे, अब आपको पेमेंट जो है ना वो करेंगे, ठीक है। अब ये पेमेंट क्या कहलाएगी, इसको कहा जाता है पेमेंट इन लीव ऑफ लीव कहा जाता है, ठीक है। आपको कंपनी ने अलाउ किया हुआ है एक मंथ की छुट्टी, यानी 30 दिन की छुट्टी आप कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की ऐसा होता है कि इसको आपकी ज़रूरत है, आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है। लिहाजा कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको कहती है कि आप इस तरह करें, आप छुट्टियां ना करें और हमारे साथ काम करें, जो 30 दिन भी हमारे साथ क्या करें, 1 मंथ का की भी हमारे साथ काम करें, ठीक है। आप छुट्टी ना करें, लिहाजा हम क्या करें, हम आपको इसके बदले पे करेंगे, ठीक है। वो जो अमाउंट आपको जो है पे की जाएगी उसको कहा जाता है पेमेंट इन लीव ऑफ लीव कहा जाता है, ठीक हो गया। ओवर टाइम पेमेंट, वो तो आपको पता है कि आप जो है ना एक्स्ट्रा जो अपनी जो ऑफिशियल टाइम होती है इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको जो है अमाउंट मिलती है, वो भी आपको पता है। बोनस है, कमीशन है, फी है, वो सारे क्या आ जाती है, रिम्यूनरेशन में आ जाती है, ठीक हो गया।
अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती है ग्रेट्यूटी। ग्रेट्यूटी भी आ जाती है, ठीक है। ग्रेट्यूटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, को कहा जाता है, इसको रिटायरमेंट बेनिफिट एक किस्म का ये होता है, ठीक है। एक क्या होता है रिटायरमेंट, एक रिटायरमेंट, अगर मैं बिल्कुल एक अल्फाज में उसको कह दूँ, ये क्या है रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है ना, ग्रेट्यूटी आपको जो है कंपनी जो है ना, जब रिटायर हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, आपको पे करती है। अच्छा आपने किस लिए पे करती है, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर, कि आपने कंपनी के साथ जो है ना एक आपको एक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय थे, आपकी वजह से जो है ना कंपनी ने बड़ा अच्छा ग्रो किए हैं, बड़ा प्रॉफिट जो है ना वो कमाया है, तो एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन कंपनी क्या करती है, आपकी जो है ना वो रिटायरमेंट करने पे जो है ना आपको अमाउंट जो है ना वो पे की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा ये भी हो सकती है कि आप बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के एम्प्लॉय थे, लेकिन क्या किए थे, आप बड़े लॉयल थे, आप कंपनी के साथ बड़े लॉयल थे। लॉयल का मतलब ये है कि आपने कंपनी को छोड़ के नहीं गए, ठीक है ना, आप कंपनी को छोड़ के जो है ना वो नहीं गए, बल्कि क्या किए, आपने कंपनी के साथ जो है ना आपने उसके साथ जो है ना वो काम किया है, ठीक है। आप कंपनी के साथ तो आपने काम किया, आप कंपनी के साथ रहे, कंपनी को आपने नहीं छोड़ा, तो इसके बदले में जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको जो है ना एक अमाउंट जो है ना वो दी जाती है, उसको कहा जाता है ग्रेट्यूटी। या तो आपकी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय थे, आपकी वजह से कंपनी बड़ा ग्रो के किया है, या अगर आप कंपनी के साथ बड़े लॉयल थे, आपने कंपनी को छोड़ा नहीं, ठीक है, आप कंपनी के साथ कमिटेड रहे, ठीक है, तो कंपनी एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के तौर पर क्या करते हैं, वो क्या करती है, आपको जो अमाउंट जो है ना वो आपको पे की जाती है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये रिम्यूनरेशन में आएगा, और रिम्यूनरेशन क्या है, वो सैलरी का पार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा अदर वर्किंग, अच्छा इसको कहता है वर्क कंडीशन सप्लीमेंट कहा जाता है। अच्छा वर्क कंडीशन सप्लीमेंट में आपने रखना है, इसमें से ये जो है ना वो चीज़ें आ जाती है, ठीक है ना, डेंजरस वर्क कंडीशन जो की वजह से जो ना आपको जो पे की जाती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आपको वो कंपनी कहती है कि आपने जो है ना फिलहाल जो है ना इलाके में जाना है, लेकिन फिलहाल इलाका क्या है, बड़ा खतरनाक है, ठीक है, वहाँ पर सिक्योरिटी हालात जो है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करती है कंपनी कहती है कि आप वहाँ पर जाएँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करती है, चूँकि हालात जो है ना बड़ा इलाके बड़ा डेंजरस, वहाँ पर वर्किंग कंडीशन बड़ा डेंजरस है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं कंपनी आपको एक्स्ट्रा जो है ना अमाउंट जो है ना वो पे की जाती है। अच्छा मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आप जो है ना पुलिस सर्विस आप पाकिस्तान में है, ठीक है ना, वहाँ पर वो कहते हैं कि आप इस तरह करें कि आप जो है बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ पर जो है ना आपको करें, वहाँ पर ड्यूटी जो है ना वो सर्व करें, अब जो वहाँ पर ड्यूटी करें, ठीक है। अब चूँकि बलूचिस्तान का इलाका काफ़ी डेंजरस है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी अटैक्स होते हैं, ठीक है ना, अब बड़ा अनसर्टन किस्म का सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर अगर आपको ऐसे इलाके डेंजरस इलाके में जो है ना वो बेचते हैं, तो सरकार क्या करती है, आपकी सैलरी में जो है ना वो एक एडिशनल अमाउंट जो है ना आपको पे की जाती है, उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट जो है ना वो कहा जाएगा, ठीक है ना, और वो आपकी सैलरी का पार्ट होते हैं, ठीक हो गया। तो इसका जो कहने का मतलब ये कि आपको डेंजरस वर्किंग कंडीशन के लिए जो है ना वो आपको क्या कीजिए, जो आपको पे की जाती है, ठीक हो गया। मैंने कंपनी से एग्जांपल दिया, या सरकार की वजह से, सरकार भी तो आपको सैलरी पे करती है ना, तो वो मैंने दोनों एग्जांपल जो है ना वो दी है, ठीक है। अच्छा जो वर्किंग कंडीशन सप्लीमेंट है वो रिम्यूनरेशन में आ जाती है, और रिम्यूनरेशन क्या है, ये भी क्या है, सैलरी का जो है ना वो पार्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें से एमसीक्यू जो है ना वो आपने इस तरह जो है ना वो याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें सर सब आपने याद रखने की कौन किस चीज़ में आता है, ठीक है। अब इसमें से एमसीक्यू जिस तरह मैं ये इस तरह आ सकते हैं, ठीक है, इसको आपने याद रखना। फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ठीक है, इसमें आ जाता है अनप्लीजेंट कंडीशन, डेंजरस वर्किंग कंडीशन, या बोनस, या बोथ ए एंड बी। तो इसमें क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा, ठीक है ना। अब ये जो वर्किंग कंडीशन है इसको इसने स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, कि जो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट होगा ना, वर्क कंडीशन इसमें सब क्या होगा, डेंजरस या अनप्लीजेंट वो जो है ना वो वर्किंग कंडीशन आएगा, इसमें से बोनस जो है ना वो नहीं आएगा, इसने स्पेसिफाई कर लिए, इसने क्यों नैरो डाउन कर लिया है, ठीक है। लिहाजा उस सूरत में क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा। बोनस जो है ना वो नहीं आएगा, बोनस जो है ना वो जो अगर उसने रिम्यूनरेशन का वो रिम्यूनरेशन में आएगा। आल तो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट भी रिम्यूनरेशन का पार्ट है, लेकिन अगर वो स्पेसिफाई इस तरह किस्म के जो है ना वो स्पेसिफाई के नैरो डाउन करते हैं ना, तो फिर आपका आंसर फिर होना चाहिए अनप्लीजेंट कंडीशन या डेंजरस वर्क कंडीशन, फिर आपका आंसर होना चाहिए, फिर बोनस जो है ना वो नहीं आएगा, अगर वो मखसूस क्या कहता है वो स्पेसिफाई कर देता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ठीक है, इसने यहाँ पर मजीद स्पेसिफिक उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या चीज़ है, अनप्लीजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन आएगा, ठीक है। तो इसको आपने जहन में जाना वो याद रखना है, ठीक है, इन सबको आपने जहन में रखना है। अच्छा इसमें से फिर दो सर MCQ इस तरह आ सकता है, ठीक है, ये ब्लड पिर हो गया। अच्छा इसमें से MCQ सर आता है कि फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ सैलरी। अब इसने क्या किया, एज जनरल कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है ना, एक एज ए होल लिया है, तो क्या होगा, अमाउंट पेड ड्यू टू अनप्लीजेंट वर्किंग कंडीशन, ठीक है,
ग्रेट्यूटी कमीशन ऑल ऑफ दी, तो इसमें क्या होगा ऑल ऑफ दी होगा, क्योंकि ये दोनों जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना ये सारे, वो सारे क्या होगा सैलरी में जाना वो इंक्लूड हो, चाहे रिम्यूनरेशन हो, ठीक है, चाहे वेजेस हो, पे हो, ठीक है, या जो वर्क सप्लीमेंट कंडीशन, ये सारे क्या है, ये सैलरी में जाना वो चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि जो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है क्या है, रिम्यूनरेशन का पार्ट है, और रिम्यूनरेशन किसका पार्ट है, वो सैलरी का पार्ट है। लिहाजा क्या होगा इसमें अगर वो सैलरी का ऑप्शन देगा तो आपने क्या करना है, ऑल ऑफ दिस पे टिक करना है, वो सारे क्या ना वो सैलरी का पार्ट है, वो सैलरी में इंक्लूड किए जाएंगे ये सारे अमाउंट। अगर आपको कमीशन की मद में दिए जाएंगे, और आप ग्रेट्यूटी की मद में दी जाएंगे, या अगर आपको जो है अनप्लीजेंट वर्किंग कंडीशन की मद में जो है आपको जो है वो पे किए जाएंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। आपने जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब मजीद क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ये क्या होगा, मैंने कहा गया ये पॉइंट 1 कर दिया मैंने आपने, ये वेजेस 2 हो गया, ठीक है ना, अदर रिम्यूनरेशन। अब वो कहते हैं कि इसमें से मजीद जो है ना वो क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, ये इसमें से क्या होगा, सैलरी में क्या चीज़ इंक्लूड होगा, पर क्विज़ जो है ना वो इसमें से क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो परक्विजिट्स है ना, इसको क्या कहते हैं, उसको पर्क्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन से है, ये आपको जो एडिशनल सैलरी के अलावा आपको जो है ना वो एडिशनल अमाउंट जो है ना वो मिलती है, ठीक है। और ये कौन से हैं, इसको कहा जाता है नॉन कैश बेनिफिट्स, इसको कहा जाता है, ठीक है। ये आगे मैं जाके मैंने अलाउंसेस और परक्विजिट्स में आपको डिफरेंस भी क्लियर करवा दूंगा, वो आखिर में मैं करवा दूंगा, ठीक है। पर्क्स भी कहते हैं या इसको फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। फ्रिंज FRING, मैं साथ साथ बोल तो मेरी रेटिंग बड़ी ख़राब है। फ्रिंज बेनिफिट्स, ठीक है, BENEFITS, ठीक है। इनको फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं, बेनिफिट्स या पर्क्स भी कहते हैं, परक्विजिट भी कहते हैं। ये कौन से, ये नॉन कैश बेनिफिट्स है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने आपने को कोई घर दिया है, ठीक है ना, आपको कोई घर दिए जिसमें आप रह रहे हैं, आप कोई रेंट वगैरह पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपनी जाना आपकी बिहाफ पे जाना वो इस घर का रेंट पे करती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन कैश बेनिफिट है। आपको कोई व्हीकल दी है, कोई गाड़ी दी है कंपनी ने, ठीक है ना, कंपनी ने आपको कोई वॉचमैन दी है, ठीक है ना, या बॉडीगार्ड नहीं होता आपकी हिफाजत के लिए, ठीक है ना, या अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उसने आपको वॉचमैन दिए या एम्प्लॉय वो बॉडीगार्ड दिए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन कैश बेनिफिट्स है, ठीक है ना, आपकी हिफाजत के लिए। आपको कोई या कोई आपको जो है ना वो सर्वेंट दिए है, ठीक है ना, आपका जो है ना मुलाजिम दिए, जैसे जो, ठीक है, मुलाजिम दिए, साथी मुलाजिम दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, नॉन कैश जो है ना वो सारे बेनिफिट्स हैं, और वो क्या आएंगे, वो सारे परक्विजिट्स में जो DSTNs वो आप क्या आएंगे, वो आपको जाना वो आएंगे, ठीक है ना। व्हीकल हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, या कोई मोटरसाइकिल दी है, ये सारे क्या होगा, नॉन कैश बेनिफिट्स हैं, इनको पर्क्स भी कहते हैं, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स भी कहते हैं। और ये क्या है, ये सैलरी के अलावा आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलती है उसको क्या कहते हैं, परक्विजिट्स जो है ना वो कहते हैं, और उसमें से ये चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। और ये क्या होंगे, ये सारे क्या है, ये सैलरी का पार्ट है, दीज आर पार्ट ऑफ दी सैलरी, ठीक है, परक्विजिट्स। अलाउंस, इनका जो डिफरेंस होगा ये मैं आगे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अलाउंसेस का डिफरेंस आगे मैं आखिर में इसका डिफरेंस के परक्विजिट और अलाउंसेस में क्या डिफरेंस है। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं साथ साथ जो है इसका डिफरेंस यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना, साथ साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना इसके साथ। अच्छा अलाउंस डियर स्टूडेंट, इसका क्या होते हैं, अलाउंस क्या हो जाते हैं, ये क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना वो आपको जो है ना वो पे की जाती है, ठीक है ना। और अलाउंसेस क्या हो जाते हैं, ये सैलरी का पार्ट होते हैं, परक्विजिट भी सैलरी का पार्ट होते हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करती है, आपकी सैलरी में क्या करती है, उनको ऐड की जाती है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गया, इसमें सब्सिस्टेंस आ जाती है, खुराक हो गया, मेस वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें यूटिलिटी अलाउंस हो गया, रेंट अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, ट्रेवल जो है ना वो अलाउंसेज हो गया, ठीक है ना। एक फिक्स अमाउंट जो है ना आपको सैलरी में जो है ना वो इंक्लूड जो है ना वो की जाती है, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट होता है, एब्सोल्यूट किस्म का अमाउंट, जैसे एब्सोल्यूट किस्म का अमाउंट जैसे 5000 6000 रुपीज़, ठीक है। जबकि परक्विजिट कौन से होती है, मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या होते हैं, नॉन कैश किस्म के क्या होते हैं, वो बेनिफिट होते हैं, उसको आपको भी कैश नहीं दिया जाता, ठीक है ना। आपको घर दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, उनकी आपकी बिहाफ पे ना आपके घर का रेंट पे करती है। अब आप क्या कर, आप सिर्फ घर में रह रहे हैं, ठीक है ना, आपको अपनी तरफ से कोई कैश पे नहीं करना पड़ता, कोई घर का रेंट आपको पे नहीं करना पड़ता। आपको व्हीकल दी जाती है, वॉचमैन या कोई सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट दिया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं सारे नॉन कैश बेनिफिट्स हैं। जब ये क्या है, ये फिक्स अमाउंट करके आपको कैश की फॉर्म में जो है ना वो जो है ना आपकी सैलरी का पार्ट जो है ना वो बना दिया जाता है, ठीक है। और ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना वो दी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जो है ना वो सारे अलाउंसेस जो है ना वो इसने यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो जाए ना, ये सारे ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, यूटिलिटी, रेंट, सब्सिस्टेंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ये सारे अलाउंसेस में क्या कहते हैं वो इंक्लूड होंगे। अच्छा डेढ़ सौ फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि अलाउंसेज में क्या चीज़ इंक्लूड होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस
solely expended in the performance of implies duties of employment। ये बड़ी काम की चीज़ है, ये आपने रखनी है। ये क्या होगा, ये अलाउंसेस में नहीं आएगा। अगर अलाउंसेस में नहीं आएगा तो इसका मतलब ये इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये कौन सा है, ये मैंने जो यहाँ पर लिखा है, ये इसको अक्सर इसको कहते हैं स्पेशल जो है ना वो किस्म का जो है ना वो क्या होगा, वो अलाउंस होता है, ठीक है ना। वो स्पेशल किस्म का अलाउंस होता है। ये क्या होता है, अलाउंस का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट डज नॉट इंक्लूड, ये देखो, बट शेड नॉट इंक्लूड एनी बट शेल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस एक्चुअली एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये क्या होंगे, अलाउंसेस का पार्ट नहीं होगा। तो ये कौन से हैं, डी स्टूडेंट, मिसाल के तुम आप क्या है, एक आप HR मैनेजर है, ठीक है ना, एक HR मैनेजर है। कंपनी आप कहती हैं, ठीक है ना, आप कंपनी कहती है कि आपने जो है ना हमारा जो वहाँ पर एक ब्रांच है लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में। ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो इस्लामाबाद में है, ठीक है ना, ICT में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, ठीक है। कंपनी कहती है कि लाहौर में हमारा ब्रांच है, वहाँ पर आपने जाना है, ठीक है, ठीक है। और वहाँ पर जो है ना हमारे जो वहाँ पर इम्प्लाई है उसकी आपने क्या करनी है, ट्रेनिंग जो है ना वो करवानी है, ठीक है ना। आपने जिस इम्प्लाई की जो लाहौर में हमारे इम्प्लाई काम कर रहे हैं उसकी आपने ट्रेनिंग करवाई है। अब ये किसकी वजह से जा रहे हैं, कंपनी का स्पेसिफिक काम की वजह से आप जो है ना वो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको किस्म का एक स्पेशल किस्म का जो है ना वो अलाउंस जो है इसकी वजह से जो है ना वो मिलता है कंपनी का स्पेसिफिक काम करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या होंगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ अलाउंसेस, ठीक है। अच्छा, ये सारे मैंने यहाँ पर लिख किए हैं, ये सारे क्या होंगे, अलाउंसेस क्या होंगे, सैलरी का पार्ट होंगे और इनके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ये सैलरी में इंक्लूड होंगे, ठीक है, और इनके ऊपर जो है ना वो इनकम टैक्स सारा लगेगा, ठीक है ना, उनको जमा करके सैलरी में। लेकिन जो स्पेशल अलाउंस होगा ना तो वो अलाउंसेस का पार्ट भी नहीं होते, तो इसको आपने जाना वो याद रखनी है कि वो क्या होगी, अलाउंसेस का पार्ट ये नहीं होंगे, इनको स्पेशल अलाउंस जाना वो कहा जाता है। इस सेंटेंस को आपने जाना वो याद रखना है, ठीक है। वो कहते हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इम्प्लॉय ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट की वजह से यानी कंपनी की काम की वजह से आप कोई जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं कुछ काम को, ठीक है। तो वो क्या होगी, अलाउंस क्या होगी, वो अलाउंस वो स्पेशल अलाउंस क्या होगी, अलाउंस में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम मजीद आगे जाते हैं कि सैलरी में और क्या क्या चीज़ें जो ना वो इंक्लूड होंगी, ठीक है। ये सारे सैलरी का पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई दैट इज पेड और रीइम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। पहले आपको ये समझते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एनी अमाउंट क्या होगी, अगर वो आपको रीइम्बर्स की जाती है, ये क्या होगा, वो सैलरी का पार्ट होगा, ठीक है, वो सैलरी का क्या होगा, वो पार्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, रीइम्बर्स क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप एक कंपनी में जो है ना वो इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लाई है, तो कंपनी आपको कहती है कि कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ देती हैं, ठीक है ना, कि फिना हॉस्पिटल के पास अगर आप जाते हैं, ठीक है ना, आप अपना इलाज जो है ना वो करवा सकते हैं। अब इस तरह करते हैं कि आप अपना इलाज जो है ना करवाते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल को जो है ना अपनी जेब से जो है ना अपने पेमेंट करते हैं, ठीक है, उस इलाज के, ठीक है, जो आप सर्विस लेते हैं, मेडिकल सर्विस लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उनका जो है ना वो रसीद बनाते हैं, वो कंपनी को देते हैं। फिर कंपनी क्या करती है, जितनी भी अमाउंट बनती है वो आपकी सैलरी में उसको क्या किया जाता है, वो इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। यानी आपको क्या किया जाता है, उनको वापस जो है ना वो कर दिया जाता है, आपको सैलरी में जो है ना वो इंक्लूड किया जाता है ना। तो आपको जो सैलरी दी जाती है तो वो सैलरी का पार्ट होते हैं ना, ठीक हो गया। तो मेरे का कहने का जो ना वो मतलब ये, तो ये क्या होगा, जो रीइंबर्स अमाउंट की जाएगी आपको, वो क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर एक और कहते हैं, वो कहते हैं अदर देन का मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने कोई, कहने का मतलब ये, अगर आपने कोई अमाउंट जो है ना एम्प्लॉयर की बिहाफ पे जो है ना कोई जो है ना वो पे किया है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर की बिहाफ पे, तो वो क्या होगा, वो इस अमाउंट पे जो है ना वो इसमें क्या आएगा, उस अमाउंट में नहीं आएगा। मतलब ये है कि आपके ना वो सैलरी का पार्ट, वो अमाउंट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय नॉट इंक्लूड, ठीक है। अगर आपने कोई एम्प्लॉयर की भी आप आपने कोई जो है ना वो पैसे जो है उनकी ब्याह पे ना कोई अदा किए हैं, कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, ख़रीदारी की है, ठीक है ना, जो भी चीज़ खरीदी है, तो वो क्या होंगे, वो अमाउंट क्या होगा, वो इट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। ये एक्सेप्शन जो है ना वो आपने याद रखनी है। और जो अमाउंट आपको एम्प्लॉयर रीइम्बर्स करेगा, ठीक है ना, आपको कंपनी ने फैसिलिटी दी है, वो फैसिलिटी क्या करती है, मेडिकल फैसिलिटी दी है, लेकिन वो अमाउंट वो क्या करती है, वो आपको बाद में जो है ना वो इम्बर्स करती है। लेकिन पहले आप क्या करते हैं, अपने जेब से जो है उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए पे करते हैं, और वो अमाउंट क्या करती है कंपनी, बाद में जो है आपको क्या करती है, उसको सैलरी में जो है वो अमाउंट डाल देती है, ठीक है, वो आपको रीइम्बर्स करती है, रिटर्न कर देती है, ठीक है, जो आपने पे की होती है मेडिकल सर्विस जो है ना वो लेते हुए, ठीक है।
तो वो क्या होगा, सिर्फ वो पार्ट होगा सैलरी का, बाकी इसमें ये इंक्लूडेड नहीं होंगे अगर आपने कोई एम्प्लॉयर की भी आपने कोई है ना आपने कोई एक्सपेंसेस जो है ना वो इनकर्ड किए हैं। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा, मैंने एग्जांपल भी दिया है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडिशन टू सैलरी, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, सैलरी का पार्ट होगा। अब इसमें से एक्सप्लेनेशन जो है ना मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो मैंने पॉइंट जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें से पहला क्या होगा, ये वाला, ये any amount or any profits in lieu of or in addition to salary or wages including any amount received, ठीक है, यानी सैलरी के अलावा जो कोई अमाउंट दी जाती है, कौन सी अमाउंट, इसने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कौन सा, एज कंसिडरेशन फॉर पर्सन एग्रीमेंट टू इंटर इनटू एन एम्प्लॉय टू इंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट और रिलेशनशिप। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ज्वाइनिंग, इसको कहा जाता है ज्वाइनिंग करना। ठीक है ना, GOIN, आपको ज्वाइनिंग अमाउंट पे। अब इस तरह होता है डियर स्टूडेंट, आप बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है ना वो इम्प्लाई है, ठीक है। अब कंपनी इस तरह कहती है कि आप किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो काम करते हैं, तो दूसरी कंपनी इस तरह कहती है कि आप इस तरह करें कि आप हमें क्या करें, अब आप हम हमारे साथ जो है ना वो काम करें, हमें जो है ना वो ज्वाइन करें, ठीक है ना, हमारे साथ काम करें, हमें ज्वाइन करें। तो हम इसके बदले में क्या करेंगे, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, आपको एक एडिशनल अमाउंट क्या करते हैं, सैलरी के अलावा आपको एक एडिशनल अमाउंट जो है ना आपको पे करेंगे। तो वो एडिशनल अमाउंट जो आपको पे की जाएगी, आप जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, तो वो क्या होगी, वो सैलरी का जो है ना वो पार्ट होगी। ये जो सारे मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्या सैलरी के पार्ट है, ये सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्या है, सैलरी का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग पे आपको अमाउंट दी जाती है, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो है सैलरी के अलावा जो अमाउंट आपको पे की जाएगी, वो क्या होगा, वो अमाउंट जो है ना वो क्या होगा, इनकम का, आप सॉरी आपकी सैलरी का पार्ट होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर वो आगे ये पॉइंट कहता है, ये भी सैलरी का पार्ट है, ये ब्लड यार सीधा हो जाना, क्या हो गया, वो कहता है कि एज कंसिडरेशन कंसिडरेशन का मतलब मनी की बात करें, एज कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉय एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू द एम्प्लॉयज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप लिखिए कि जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि अमाउंट पेड ड्यू टू चेंजेस टू एम्प्लॉय द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, अब स्टूडेंट आपकी क्या है, एक कंपनी में जो है ना वो काम कर रही हैं, वहाँ पर कंपनी की टाइमिंग क्या है, वो कहते हैं कि 9 से जो है ना आपने 9 से 2 बजे तक जो है ना वो आपने काम करना है। ठीक है ना, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, कि आपने यहाँ पर काम करना है। ठीक है ना, आपको हम सैलरी देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से लेकर जाना, वो 2 के बाद क्या करते हैं आप 6 बजे तक। ठीक है, 2 से 6 बजे तक जो है ना आप किसी और कंपनी के साथ क्या करते हैं, बी कंपनी के साथ जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है, जबकि 9 से 2 तक क्या करते हैं, आप कोई कंपनी ए के साथ जो है ना वो काम करते हैं। लेकिन आप बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है ना वो एम्प्लॉय है। ठीक है ना, आप ब्रिलियंट किस्म के जो है ना वो एम्प्लॉय है, तो कंपनी जो है ना वो आपको कहती है ना कि आप जो है ना वो जो है ना हमारे साथ जो है ना वो 6 बजे तक जो है आप, कंपनी की ऑफिशियल टाइमिंग क्या है 9 से 5 है। ठीक है, जो इसकी कंडीशन है। ठीक है ना, लेकिन कंपनी आपको कहती है, वो आप एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को चेंज कर, वो कहते हैं कि आप हमारे साथ जो क्या करें 2 से 6 तक जाना, आपने 9 से 6 तक जाना काम करना है। तो आपने कहा कि मैं 2 से 6 तक जो है ना मैं किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो काम करता हूँ, वो मुझे पे करती है, लेकिन कंपनी करती है नहीं आप इस तरह करें कि हम क्या करें कि 2 से जो आप जो 6 आप किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो देते हैं, टाइम देते हैं, वो टाइम जो है ना वो हमें जो है ना वो दे दे, हम आपको इसके बदले में जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना अमाउंट जो है ना आपको पे करेंगे। ठीक है, लिहाजा ये अमाउंट कौन सी होगी, ये क्या होगी, वो सैलरी का नाम कौन सा होगा, आप पार्ट होगा जो कहलाएगा अमाउंट रिसीव्ड इन एडिशन टू सैलरी, और वो क्या होगा, वो सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है ना डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा जो है ना वो अगर समझ नहीं आया, मैं जो है ना दोबारा जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ कि आप इस तरह है ना कि आप 9 से 2 बजे तक ना एक कंपनी ए के साथ जो है ना वो काम करते हैं। ठीक है ना, फिर 2 से लेकर 6 बजे तक आप कंपनी बी के साथ जो है ना वो काम करते हैं, आप 4 घंटे जो है ना जो वो किसी और कंपनी को देते हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के एम्प्लॉय हैं। ठीक है ना, कंपनी को पता चला कि हमें इसकी सर्विसेज की ज़रूरत है, ये बड़ा कमाल का जो है ना वो बंदा है, तो कंपनी को कहती है कि आप जो है ना हमारे साथ जो है ना 6 बजे तक जो है ना वो काम करें, 2 के अलावा आप जो है ना 6 बजे तक जो है ना 4 घंटे मजीद काम करें। तो आप कंपनी को कहना कि इस तरह है कि मैं किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो काम करता हूँ, लेकिन ये एक कंपनी कहती है, इस तरह करते हैं कि हम आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम आपको पे करेंगे, लेकिन आप जो है ना मजीद 4 घंटे या जो ना किसी और कंपनी के साथ जो आप स्पेंड करते हैं, ये हमारे साथ जो ना आप क्या करें, स्पेंड करें। लिहाजा इसके बारे में जो आपको एक्स्ट्रा जो टाइम आपको स्पेंड करते हैं, इसके बारे में जो आपको अमाउंट पे करते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, एन अमाउंट एडिशन टू सैलरी होगा, और वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने दोबारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना दोबारा समझा दिया ताकि आपको कोई इशू ना हो।
फिर हम जो है ना वो आ जाते हैं, वो कहते हैं ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर वेदर पेड वॉलंटरीली और अंडर एन एग्रीमेंट इंक्लूडिंग एनी कंपेंसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एन गोल्डन हैंड शेक पेमेंट। वो कहते हैं डेट स्टूडेंट, वो अगर आप कंपनी क्या करते हैं अपनी मुलाजमत एम्प्लॉयमेंट आपकी मुलाजमत को अगर वो ख़त्म करना चाहती है, ठीक है, और उसके बदले में अगर आप कोई अमाउंट क्या करती है वॉलंटरली पे करती है, किसी एग्रीमेंट के तहत जो है आपको पे करती है, तो वो क्या होगा, वो क्या कहला आपकी सैलरी का जो है जिस साल आप रिटायरमेंट वो आपकी क्या क्या होगी सैलरी का पार्ट होगी, ठीक है। उसने आगे एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं अच्छा कंपनी क्या करती है, कंपनी को जो है ना वो एक्स्ट्रा इनके पास जो है ना वो एम्प्लॉय है, ठीक है ना, वो इनको फायर आउट करना चाहिए, उनको फायर करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी कहती है खैर हम उनको जो है ना उसको निकाल रहे हैं, तो खैर हम क्या करें, हम अपनी तरफ से जो है ना कुछ क्या करें, उनको जो है ना कोई पेमेंट करें, ठीक है। तो आपको कंपनी जो है ना वो अपनी तरफ से जो है ना वारंटली जो है ना कोई पेमेंट आपको करती है, तो क्या होगा आपकी जिस साल आप जो है ना आपको निकाला जाएगा उस साल आपकी सैलरी तो होगी ना, ठीक है, सैलरी भी तो दी जाएगी ना, तो जिस साल आपको निकाला जाएगा जो सैलरी होगी उस सैलरी में क्या होगी, ये जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की मद में जो आपको जो है ना वॉलंटरी पेमेंट की जाएगी वो क्या होगी उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। अब अंडर एन एग्रीमेंट, अब वो कहते हैं वो इस पॉइंट से रिलेटेड है, वो गोल्डन हैंडशेक मैं इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल आपने कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ था, एग्रीमेंट कर लिया था कि हमने क्या करनी है, मैंने इस कंपनी में 10 साल तक है ना क्या करेंगे उसमें से मैंने सर्व करने हैं, ठीक है, 10 साल तक हमने उसमें मैंने सर्व करने हैं। अब जो ना आपके 8वें साल तक जब आप पहुंच गए हैं तो कंपनी को ये महसूस हुआ कि आप जो आपकी एज की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लिहाजा आपको उसको क्या करना चाहिए, प्री मैच्योर जो है उसकी रिटायरमेंट करनी चाहिए, उनको क्या वो क्या करें उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। लिहाजा इस कबल रिटायरमेंट के बदले में जो क्या करते हैं कंपनी क्या करती है इस एग्रीमेंट के बदले में, ठीक है ना, आपको इस एग्रीमेंट की वजह से जो है ना आपको जो पहले जो है ना आपको रिटायर किया जाता है, प्री मैच्योर आपकी रिटायरमेंट की जाती है, उसके बदले में क्या किया जाता है आपको अमाउंट जो है ना वो पे की जाती है, उसके बाद गोल्डन हैंडशेक पेमेंट की जाती है, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक पेमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो वो अमाउंट जो है ना वो पे की जाएगी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, वो आपकी सैलरी का जो है ना वो क्या होगी, वो आपका सैलरी का पार्ट होगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। मैं ये पॉइंट जो है ना वो दोबारा जो है स्टूडेंट अपने एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कंपनी के साथ 10 साल का मुआहदा किया है कि मैंने इस साल में इस कंपनी में सर्व करना है, ठीक है, इससे पहले मुझे नहीं निकाल सकते, ठीक है, एग्रीमेंट किया है। अब 8वें साल पे आप पहुंच गई हैं, ठीक है, कंपनी को ये लगा कि ये इसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लिहाजा में क्या करें इस बंदे को जो है ना वो उसको उनको रिटायर कर देना चाहिए, या किसी नई जो फ्रेश ब्लड है इसको जो है ना वो इंटेक्ट करना चाहिए। तो कंपनी आपको माइल करने का, आपको इंड्यूस करने के लिए क्या करती है, आपको क्या करती है एक एक्स्ट्रा अमाउंट की ऑफर करती है कि अगर आप जो है ना कंपनी को छोड़ेंगे तो हम आपको ये एडिशनल बेनिफिट क्या कर दें आपको दे देंगे, ठीक है। तो जो एडिशनल बेनिफिट जो है ना आपको गोल्डन हैंडशेक पेमेंट की मदद में आपको दी जाती है, तो वो क्या होगी, वो आपकी सैलरी का जो है ना वो जो है ना वो पार्ट होगी, ठीक हो डियर स्टूडेंट्स। अच्छा वो कहते हैं फ्रॉम ए प्रोविडेंट और अदर फंड to the extent to which the amount is not a repayment of a contribution made by an employee to the fund in respect of which the employee was entitled to deduction। अब डियर स्टूडेंट आपको कोई प्रोविडेंट या आपको कोई अदर फंड दिया जाता है ना, तो वो क्या होगा, वो सैलरी का जाना वो पार्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है, इसको आप प्रोविडेंट या अदर फंड हो गया, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि एज कंसिडरेशन फॉर द एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू रिस्ट्रिक्ट टू कॉन्वेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अच्छा डेढ़ शून्य इसका जो है ना वो मतलब ये है, मिसाल के बाद किसी का जो है ना वो कंपनी आपको कहती है कि अगर आप जो है ना वो आप कंपनी के साथ जो है ना वो एक एग्रीमेंट जो है ना वो कर ले, तो उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्ट टू एग्रीमेंट। तो कंपनी कहती है अगर आप जो है ना कंपनी को छोड़ेंगे, ठीक है ना, आप कंपनी को छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आप जो है ना 1 साल तक, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि आप जो है ना 1 साल तक जो है ना आप किसी और कंपनी के साथ जो है ना वो जॉब नहीं कर सकते। मिसाल आप कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए है, वहाँ पर आप कोई आपने यहाँ पर एम्प्लॉय मुलाजमत जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपने जो इसके साथ कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया वो क्या है, वो एक एग्रीमेंट किसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेनेंट जो है ना आपने किया। उसमें ये है कंपनी ये कहती है कि अगर आप जो है ना एक कंपनी को छोड़ेंगे, कंपनी ए को, तो अगर आपने क्या किया, आप जो है ना 1 साल तक जो है ना किसी और कंपनी के साथ तो आप वहाँ पर एम्प्लॉय आप वहाँ पर मुलाजमत नहीं कर सकते। एक साल गुजरने के बाद जो है ना आप किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये आए क्या कहते हैं कंपनी ए कहती है, ठीक है। तो ऐसे में अच्छा इसे अगर आप जो है ना 1 साल जो है ना किसी और कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे तो इसके वजह बदले में क्या आपको कोई पेमेंट भी तो की जाएगी ना, तो वो पेमेंट जो आपको जो है ना वो की जाएगी वो क्या होगी, वो क्या कि पेमेंट ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट कॉन्वेनेंट जो है ना वो कहलाएगी, और वो क्या होगी, वो आपकी सैलरी का पार्ट होगी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
तो डियर स्टूडेंट इसमें जो सारे जितने भी पॉइंट्स आ रहे थे ये सारे जो है ना मैंने यहाँ से जो है ना वो करवा दिए, ठीक है ना। ये सारे क्या होंगे, सैलरी का जो है ना वो पार्ट होंगे, ठीक है। अब हम मजीद आगे जो है ना वो जाते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं एनी पेंशन और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट टू पेंशन और एन्युटी। अब इसका मतलब ये कि आप पेंशन और एन्युटी के मतलब जो है ना ये एक ही चीज़ है, ठीक है। कि मतलब आपको जो अमाउंट पी की जाती है वो क्या होगी, वो सैलरी का पार्ट होगा। अब इसमें इस तरह है ना कि आप क्या कहते हैं एक सरकारी मुलाजिम है, ठीक है ना। आप क्या कि उस महकमे से जो है ना आप रिटायर हो गए हैं, आप जो है ना आपने किसी और इदारे में, ठीक है, आपने किसी और प्राइवेट इदारे में, आप सरकारी एम्प्लॉय थे, वहाँ पर काम कर रहे थे, आप रिटायर हो गए हैं, ठीक है ना। लिहाजा जब आप रिटायर होंगे तो आप पेंशन लेंगे कि नहीं, आपको पेंशन दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी और प्राइवेट इदारे के साथ आपने क्या किया, वहाँ पर मुलाजमत जो है ना आपने इख्तियार कर ली, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको सैलरी मिलेगी ना, आपको सैलरी तो मिलेगी ना, ठीक है। तो आपको जो है ना प्राइवेट इदारे की वजह से जो है ना आपको जो सैलरी मिलेगी, तो और आप जो है ना आपने जो पिछला एम्प्लॉयमेंट किया था किसी आप सरकारी इदारे के साथ जो है ना अपनी एम्प्लॉयमेंट की थी, तो वो पेंशन क्या होगी, वो इस सैलरी का पार्ट होगी, ठीक है ना। इससे कहने का मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि आपने एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, रिटायर हो गए हैं, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी में जो है आप जॉब कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको सैलरी मिल रही है, तो जो पेंशन ले रहे हैं वो क्या होगा, वो इस सैलरी का पार्ट होगा, ठीक है। समझ आ गई है। अच्छा, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, ये वाला सेक्शन नंबर 14 ये इसकी बात करता है, ठीक है। ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम, वो कहते हैं अगर आपको कोई एम्प्लॉय शेयर स्कीम की वजह से आपको कोई कीमत में क्या करते हैं, आपको कोई अमाउंट जो है ना वो दी जाती है, ठीक है ना। और वो अमाउंट कौन सी है, जिसके ऊपर जो है इनकम टैक्स ने लगना है, क्योंकि इसी में जो है इसमें जो है वो एग्जेम्पशन भी दी हो सकती है, इसमें एग्जेम्पशन भी है इसमें एम्प्लॉय स्कीम शेयर में, ठीक है। तो वो कहते हैं अगर आप इसकी मद में आपको अमाउंट दी जाती है, ठीक है, और वो अमाउंट का है इनके ऊपर जो ना टैक्स ने लगना है, इनकम टैक्स ने लगना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, सैलरी का पार्ट होगा, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो सेक्शन 14 एम्प्लॉय शेयर स्कीम के साथ जो है वो डील करती है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके मतलब अगर आपको कोई अमाउंट दी जाती है और वो अमाउंट वो होती है जिनके ऊपर जो है इनकम टैक्स नहीं लगना है, तो वो क्या होगा, आपकी सैलरी का पार्ट होगा, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आएगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से वेजेस और पे से लेकर जो है ना यहाँ तक जो पढ़ाया है, यहाँ तक जो कुछ कवर किया है, यहाँ तक अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, ये सारे क्या आएंगे, ये सारे यहाँ तक क्या होंगे, ये सारे सैलरी में क्या होंगे, ये इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसको मैंने समराइज़ किया हुआ है, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में जो है ना वो समराइज़ किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो आसानी हो जाए। रिम्यूनरेशन, वे, पेजेस, पे, वेजेस, अलाउंसेस, वो आ जाती है अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी। अब ये सारे जो मैंने यहाँ पर जो है ना बताए हैं, ये देखो, ये जो मैंने ऊपर जो पढ़ाए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो सारे जॉइनिंग का बताएं, ये कंडीशन, ये सारे पॉइंट जो है ना मैंने यहाँ पर जो है ना वो बताए हैं, टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये प्रोविडेंट फंड और ये रिस्ट्रिक्टेड फंड, वो सारे क्या होंगे, अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी जो है ना वो आएंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे, वो सैलरी का जो है ना वो पार्ट होंगे, ठीक है। इनको आ जाएगा अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी, ठीक है। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इस तरह है कि में इस तरह मैंने ये बताया कि बेनिफिट और एन्युटी और एनी सप्लीमेंट, यानी कोई पेंशन या एन्युटी के अलावा कोई आपको एडिशनल अमाउंट दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उसको क्या जाता है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो वो क्या होगी, सैलरी का जो है ना वो पार्ट होंगे। फिर एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जिस तरह मैंने यहाँ पर बात की है, ये एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज अ सैलरी अंडर सेक्शन 14 की बात की है, ठीक है ना। वो ये अमाउंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ये कार्य क्या आएंगे, ये सारे सैलरी में जो है ना वो आएंगे। और रीइंबर्समेंट कौन सा है, यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट जो है मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, कि आपको जो है ना अमाउंट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय दैट इज रीपेड और रीएम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये सारे मिल के जो है ना क्या बनाते हैं, मैंने एक समरी बनाई है, इसको समराइज़ किया, ठीक है। वो सारे क्या होंगे, ये इट विल फॉर्म द सैलरी, ये सारे क्या होंगे, सैलरी में जाना ये सारे चीज़ें जो है ना वो आएगी, ठीक है। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर हम आगे जो है ना मजीद ये पॉइंट्स जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स चार्जेबल ऑन एन एम्प्लॉयर सैलरी, ठीक है। अब कोई जैसे इस तरह होता है ना कि कंपनी कोई कहती है ना कि हम जो है ना वो खुद जो है ना वो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय होगा इसका सैलरी हम क्या करेंगे, उसमें से खुद जो है ना इनकम टैक्स जो है ना वो डिडक्ट करेंगे और फिर आके वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, अमाउंट ऑफ employees income chargeable under the her salary shall be crossed up by the amount of tax payable by the employer, ठीक है। मैंने इस तरह बताया कि कुछ कंपनी ऐसी होती है वो कहते हैं
कि हम क्या करेंगे, जो भी एम्प्लॉय को हम जो है ना वो सैलरी देंगे उसमें से हम इनकम टैक्स खुद डिडक्ट करेंगे और ख़ुद जो है ना एम्प्लॉय की बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय इनकम शेल बी ग्रॉस्ड अप, एड इस ग्रॉस्ड अप का मतलब ऐड करना बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयर। यानी अगर एम्प्लॉयर ने कोई इनकम टैक्स जो है ना वो जमा करवानी है, वो ये अमाउंट प्लस वो जो एम्प्लॉय की अमाउंट जो इसने जो है ना वो विद हेल्ड की हुई है, रोकी हुई है, ठीक है ना, उस अमाउंट को क्या अगर उनको दोनों को जो है ना वो जमा करेगा और फिर क्या अगर किसी स्पेसिफाइड डेट पे क्या करेगा, हुकूमत को के खजाने में क्या क्या करेगा, उनको जो बैंक अकाउंट है हुकूमत का उसमें क्या करेगा, उनको जमा करवा देगा। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय है, ऑफ एम्प्लॉय इनकम है, विल बी एडेड होगा, डिडक्ट होगा या क्या होगा। तो आपने ये वो याद रखना कि हमेशा क्या होगी, वो ऐड अप होगी। ग्रॉस अप मतलब ये है कि दोनों की इनकम जो क्या होगी वो ग्रॉस अप होगी। ठीक है फिर वो कहते हैं नो डिडक्शन शॉट बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं कि सैलरी के मद में कोई भी एक्सपेंडिचर क्या होंगे, कोई इसमें से कोई इसके अलावा कोई डिडक्ट नहीं होगी, कोई डिडक्शन नहीं की जाएगी। जैसे रेस्टोरेंट में आपको एग्जांपल, जैसे मैंने आपको जाना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी याद है, मैंने पहले लेक्चर में जाना आपको पढ़ाया था, ये थोड़ा सा वो हो रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हेड ऑफ इनकम में से एक है। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये हेड ऑफ इनकम में से एक है, जिसे मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था। मिसाल के तौर पर इसमें से क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग है कोई, ठीक है, उसे आप क्या करते हैं, कोई रेंट लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने रेंट जब लेते हैं, अब गवर्नमेंट कहते हैं कि इसकी बिल्डिंग के ऊपर जो ना मैंने मेंटेनेंस का खर्चा किया है, मैंने फिलहाल जो ना रंग किया है, मैंने पेंटिंग किया वगैरह, लिहाजा वो जितने भी एक्सपेंसेस है वो क्या किए जाते हैं, उस रेंट में से एक्सक्लूड किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं, और फिर जो अमाउंट जो है ना वो बचती है उसके ऊपर क्या करते हैं, आप उनको गवर्नमेंट को क्या करते हैं, उनको टैक्स जो है ना वो पे करते हैं। लेकिन वो जो सैलरी होती है इसके ऊपर कोई भी जो है ना सैलरी की मद में कोई भी एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं होता। आप गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है ना वो अपने जो है ना वो जो मेरे बच्चे हैं इसके एजुकेशन पे मैंने जो है ना फ़िलहाल किस्म की जो है ना वो मैंने फ़िलहाल अमाउंट जो है ना वो खर्च किए हैं, लिहाजा वो आप मेरे सैलरी में से डिडक्ट करें, इसके बाद आप इनकम टैक्स लगा दें। नो, ऐसे नहीं होगा। इसमें से कोई भी सैलरी में से कोई भी एक्सपेंडिचर डिडक्ट नहीं होगी। ठीक है, जबकि इस केस में क्या था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐसा था, इनकम प्रॉपर्टी में कैसा था, मैंने बताया कि वहाँ पर रेंट आप जो वसूल करते हैं उसमें से आप गवर्नमेंट को ये क्लेम करते हैं कि मैंने इतने जो है ना वो इस बिल्डिंग के ऊपर मैंने इतने एक्सपेंसेस किए हैं, लिहाजा वो एक्सपेंसेस क्या करो, इस रेंट में से माइनस करो और फिर इसके ऊपर जो है ना आप क्या करो, इसके ऊपर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप क्या करो, आप उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स लगा दो। लेकिन सैलरी की केस में वो ऐसा नहीं है, कोई भी एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, है ना हमने यहाँ तक जो है ना ये सारा जो है ना वो कवर कर दिए हैं, ये यहाँ तक, ठीक है ना, नो डिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक जो है ना वो कवर कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग जो है ना अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फ्रीली अवेलेबल कंटेंट से जो है ना वो फ़ायदा उठा सके। और इसके अलावा जो है ना कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो जो है ना वो कैसी लगी। ठीक है, दुआ में याद रखेंगे और अल्लाह हाफिज़।